ये कहानी माधव की है और माधव के घर वाले, माधव के पिता, माधव के दोनों बड़े भाई माधव को नौकर की तरह ट्रीट करते थे, घर के बेटे की तरह नहीं। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या क्या कैसा डिब्बा मिल गया, कैसा बॉक्स मिल गया माधव को, जिससे माधव की किस्मत ही बदल गई। और उसकी कौन मदद कर रहा था उस डिब्बे में रखे हुए पर्चे के बेस पे। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है KS स्टोरीज, मतलब खाटू श्याम जी की कहानियाँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे बच्चे होते ही हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल कितना है, वो क्या कर सकता है। माधव एक गांव में रहता था, राजस्थान का एक गांव। उस गांव में ये एक पूरा संयुक्त परिवार था। संयुक्त में मतलब उस घर में दादा, दादी, माँ, पिता, दो बड़े भाई और माधव। माधव को वो सभी नौकर की तरह ट्रीट करते थे, ना कि अपने भाई की तरह, ना कि अपने बेटे की तरह। माधव का काम क्या होता था कि माधव सुबह रोज 4 बजे उठता था, भैंसों को, उसके घर में गाय भैंस भी थी, गाय भैंस को चारा देता था, अपना दूध वगैरह दूहता था, वहाँ की सफाई करता था, खेत जाता था, खेत का काम करता था, वापस आता था। और जब वापस लौट के आता था तो उसके हिस्से में, जब वो 8, 9, 10 बजे जब वो घर आता था तो उसके हिस्से में सिर्फ 1 या 2 ही रोटियाँ होती थी, वो भी बची हुई। अगर बच जाती थी तो राघव को मिल जाती थी रोटी, अदरवाइज़ नहीं मिलती थी। और जब वो अपनी माँ से या अपने पिता से कहता था कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है, तो उसके भाई कह देते थे कि खाना उसे ही मिलता है जो घर में पैसा कमा के लाता है। ये बात बोल के दोनों बड़े भाई हंसने लग गए और पिता भी उसमें कुछ जोड़ करके माधव को बोल दिया कि हाँ, तू किसी लायक नहीं है, तू गाय ही बांध, तू खेत पे ही जा, तेरे मान का नहीं है कि तू पैसे कमा पाएगा। माधव बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन माधव शाम को खेत जाता है, वापस खेत से आता है। जब वो खेत से वापस आता है तो उसे भूख लगी होती है और देखता है कि घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां पड़ी हुई हैं और थोड़ा बहुत प्याज और नमक वगैरह पड़ा होता है। राघव जब देखता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, भूख लगी है, इसे 2 रोटियां हैं, मैं दिन भर खेत में काम कर रहा था, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, इतने से मेरा कुछ नहीं होगा। फिर से उसके भाई, बड़े भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि तेरे हिस्से में इतना ही है, तू ज़्यादा उड़ मत, ये खा, खाना है तो खा ले वरना निकल यहाँ से। माधव को भूख लगी होती है, वो खा लेता है उस 2 रोटी को और जाकर के छत पे बैठ जाता है। उसकी आँखों में आँसू होते हैं, वो बहुत परेशान हो गया होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना ही ये मुझे मौका दे रहे हैं कुछ करने का। रात को वो छत पे बैठा होता है, तभी उसके गाँव में हर मंगलवार को एक मंदिर होता है खाटू श्याम जी का, जो जहाँ पे कीर्तन चल रहा होता है। माधव जो है उस भजन को, कीर्तन को सुनता है और रात को बिना किसी को बताए उस घर से निकलता है और जाकर के उस मंदिर में बैठ जाता है, कीर्तन और भजन सुनने लग जाता है। उसका ध्यान भजन कीर्तन पे कम होता है, लेकिन श्याम बाबा की फोटो पर वो लगातार देख रहा होता है। उनको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि भगवान, मैं बहुत पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बस अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझ पे गर्व करें, मेरे बड़े भाई मुझ पे गर्व करें, वो मुझसे अच्छे से बात करें। और बहुत आँखें उसकी भरी हुई रहती हैं, वो बहुत परेशान रहता है। तब तक पीछे से उसके पिता आते हैं और माधव के कान को पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं कि हम तुम्हें घर पे ढूँढ रहे हैं और तू यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, चल घर पे काम है। उसे उठाते हैं, घर ले जाते हैं, जो काम होता है काम कहते हैं और राघव माधव को बोलते हैं कि अब तूने खाना खा लिया, तूने ये काम कर लिया, अब तू जा जाके सो जा। माधव उठता है, अपने रूम में जाता है और जाकर के सो जाता है। आँखें नम होती हैं, आँखें भरी होती हैं, लेकिन और जब इंसान परेशान और रो रहा होता है तो उसे नींद जल्दी आ जाती है। अगर आप कभी रोए हो तो शायद आपको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है बहुत पहले। अगले दिन सुबह जब माधव की आँख खुलती है, माधव अपने गेट के बाहर आता है तो उसको उसके गेट के बाहर एक
बॉक्स दिखाई देता है, एक छोटा सा डिब्बा दिखाई देता है जो कि लाल कलर का होता है और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है विश्वास। किस चीज का विश्वास? माधव उस बॉक्स को उठाता है, उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक छोटी सी पर्ची होती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि जिसको दुनिया सबसे ज्यादा ताना मारती है वही इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाता है। जिसे नहीं मारती वो तो जिस जिंदगी में जी रहा है उसी में खुश रहता है और अपने जीवन को चलने देता है। माधव उस किताब को, उस बॉक्स को खोलता है, उसको पढ़ता है, फिर उस बॉक्स को ले जाकर देखता है कि किसका बॉक्स है। वो अपने चारों तरफ देखता है, अपने पिताजी से पूछता है, अपने दोनों भाइयों से पूछता है, अपने मम्मी माता जी से पूछता है, दादा दादी से पूछता है। उन सभी ने कहा था कि हमें नहीं पता ये कैसा बॉक्स है, तू रख ले अपने पास। माधव उस बॉक्स को उठाता है और अपने रूम में रख देता है। वापस आता है, उसके पिता भी उसको आज मना कर देते हैं कि आज के बाद तू खेत पे या गायों को नहीं संभालेगा, उसके लिए हम एक नया आदमी रख लेंगे। आज के बाद तू अपने बड़े भाइयों के साथ दुकान पर जाएगा। उसकी जो दुकान होती है वो जूते चप्पलों की होती है। माधव क्या करता है कि बहुत खुश हो जाता है कि अरे जाएंगे तो क्या होगा मेरे साथ। वो ऐसा सोचता है, कुछ उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। बहुत खुश हो जाता है। तब तक पिता के मुंह से एक आवाज़ निकलती है कि तू ये थोड़ा सा भी मत समझ जाना कि तू उस दुकान का मालिक है, तू उस दुकान पे जो काम करने जा रहा है तू नौकर की तरह काम करेगा। माधव की आंखें फिर भर जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। उस घर में रहना है, पढ़ना है, कुछ बड़ा करना है तो घर पे छत की तो जरूरत है ही। माधव दुकान जाता है, दुकान के सारे काम करता है। कब कोई सा जूता कभी कभी कोई पकड़ाता है। उसके दोनों बड़े भाई उससे नौकर की तरह बिहेव करते हैं। कभी पानी ला दे, कभी जूता दिखा दे, कभी उनको पानी दे दे, कभी वहाँ से माल उठा के ले आ, कभी वो बोरा उठा के ले आ। माधव सब काम चुपचाप करता है। शाम होती है, उसका बड़ा भाई माधव से कहता है कि आज की तेरी दिहाड़ी पूरी हो गई है तो ये पकड़ 50 रुपये। 50 रुपये में क्या होता है आपको ही पता है, 50 रुपये में कुछ भी नहीं होने वाला। माधव उस 50 रुपये को लेता है, घर जाता है, खाना खाता है, अपनी माँ से खाना मांगता है और जाके सो जाता है। अगले दिन जब सुबह उठता है तो उसकी नज़र वापस उस बॉक्स के ऊपर पड़ती है। वो वापस उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में उसे एक और पर्ची दिखाई देती है, जिस पर्ची पे लिखा होता है कि पैसा कमाने की मत सोच, लोगों की मदद कर, पैसा और नाम और शोहरत अपने आप आ जाएगी। माधव को ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो उसको पढ़ता है वापस उसको वैसे ही रख देता है और दुकान की तरफ चल जाता है। दुकान जाता है, दुकान पे वापस से काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक गरीब बुजुर्ग आते हैं और उनके हाथ में 2 तेल की शीशियाँ होती हैं। वो उस दुकान वाले से पूछते हैं, उसके बड़े भाई से पूछते हैं, क्या आप ये खरीदेंगे? वो मना कर देते हैं। राघव उनको देखता है, उनके जाने का इंतजार करता है और जैसे ही वो बुजुर्ग उस दुकान से बाहर निकलते हैं, राघव अपने भाइयों से बहाना बना करके उस घर से, दुकान से निकलता है, उन बुजुर्ग के पास जाता है और पूछता है कि आप जो ये तेल की शीशियाँ आप बेच रहे हैं कितने की दे रहे हैं? वो बुजुर्ग बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा तेल है, ये मैंने खुद अपने हाथों से निकाला है, ये एक शीशी 50 रुपए की है। और माधव के पास सिर्फ 50 रुपए होते हैं। माधव बोलता है कि आप मुझे दोनों शीशियाँ दे दीजिए, आप जब मेरे पास, जैसे ही मैं इनको बेच दूंगा मैं आपको इन सब के पैसे दे दूंगा, मैं यहीं पे मिलूंगा आपसे, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। बुजुर्ग को भी शायद पैसे की ज़रूरत थी, उसके घर में अनाज की कमी होगी या किसी परेशानी में होंगे। वो बोलते हैं ठीक है ले जाओ, 50 रुपये ले लेते हैं माधव से। माधव उसको देखता है और अपने फ़ोन से उस दोनों तेल की वीडियो बनाता है, फ़ोटो क्लिक करता है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है कि अगर आपको इसे खरीदना हो तो ये 180 रुपये का है। 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, वो तेल की शीशियाँ नहीं बिकती हैं। लेकिन तीसरे दिन, जैसे ही तीसरे दिन उसके पास एक फ़ोन आता है, माधव के पास एक फ़ोन आता है कि हमें वो तेल की शीशियाँ चाहिए और माधव उसको 180 रुपये में बेच देता है।
180 रुपये में बेचता है। वो अगले दिन वो बुजुर्ग आते हैं, माधव उनको 150 रुपये और पे करता है। अगल बगल की आवाज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है। चिड़िया हैं, लोग हैं, गाड़ी जा रही है, मैं पहली बार छत पे वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 रुपये उन बुजुर्ग को देता है और आज का जो मुनाफा होता है माधव का, माधव आज 80 रुपये कमा चुका है उस तेल की शीशी से। 3 दिन के अंदर 80 रुपये कमा चुका है। माधव उन बुजुर्ग से पूछता है कि आपके पास और भी हैं, और भी लोग हैं जो आपके यहाँ ऐसे तेल की शीशियाँ देते हैं या जो भी चीज़ करते हैं? बोलता हाँ हैं। माधव कहता है कि तो फिर ठीक है, आप कल मेरे लिए 4 शीशी की तेल की बोतलें और ले आइएगा, मैं आपको उसके पैसे दे दूँगा। और ईमानदारी से माधव ने 150 रुपये उन बुजुर्ग को हाथों में पकड़ा दिया। बोला कि आप 4 शीशी ले आइएगा, जैसे ये बिकेंगे मैं आपको वापस 50 रुपये दे दूँगा। और वो जाता है। जैसे ही शाम होती है, शाम को अपने भाइयों से कहता है, कोई बहाना बनाता है और मंदिर जाता है। मंदिर में 11 रुपये चढ़ाता है। बोलता है कि बाबा मैं चाहता तो और भी पैसे आपको चढ़ा सकता था, लेकिन मैं अपने इन जो कमाए हुए पैसे हैं उन पैसों को अपने ही बिजनेस में लगाना चाहता हूँ और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2-3 महीने बीत जाते हैं और माधव के बहुत सारे ग्राहक हो जाते हैं। माधव को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं। माधव के पास जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो माधव उन पैसों को ले जा करके अपने पिता के सामने रखता है जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं। कुछ हज़ारों में ही होते हैं वो पैसे, बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती है। जैसे ही उन पिता उस पैसे को देखते हैं, दोनों भाई उस पैसे को देखते हैं तो वो हंसी उड़ाने लग जाते हैं कि तुझे क्या लगता है इतने पैसों में क्या होगा? लाखों कमाया होता तो कोई बात भी होती। इन पैसों का हम क्या करेंगे? इस पैसों को रख और सुन, कल से तू दुकान पर नहीं आएगा, तू अपना ख्याल खुद रख, अब तो तू खुद का पैसा कमा रहा है ना। माधव कहता है कि नहीं मैं दुकान पे आऊँगा, मैं तो इससे अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, मैं तो अपना पार्ट टाइम से पैसे कमा रहा हूँ। भैया मैं तो कहता हूँ कि आपको भी अपने जूते चप्पल को इंटरनेट पे डालना चाहिए, जिससे हमारी सेल्स और बढ़ जाएंगी। दोनों बड़े भाई हंसने लग जाते हैं। पिता माधव को डांट देते हैं कि तू चुपचाप खाना खा, यहाँ से नहीं, या फिर यहाँ से निकल जा, या फिर अपना मुंह बंद रख। माधव की माँ हमेशा अपने माधव के पिता को, उन दोनों भाइयों को कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत मजबूर हैं, उनकी आवाज़ पिता के सामने नहीं निकल पाती, तो वो चुप रह जाती हैं। समय बीतता है, माधव दुकान छोड़ चुका होता है। माधव अब उन जो बुजुर्ग आए थे जो तेल की शीशियाँ दे रहे थे, माधव ने उनको और भी बहुत बड़े ऑर्डर दे दिए थे कि मुझे 1000 बॉटल्स चाहिए, मुझे 2000 बॉटल्स चाहिए। करते करते 6, 7, 8 महीने निकल जाते हैं, 1 साल हो जाता है और माधव का बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ कर जाता है। लेकिन माधव अभी भी उसी घर के अंदर रहता है जिस घर में उसके पिता, उसके बड़े भाई रहते हैं, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि माधव पैसे बहुत अच्छे कमा रहा है। थोड़ा सा और समय होता है, माधव उस बॉक्स की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। तो जब उस बॉक्स की तरफ माधव नहीं देख रहा होता है तो भगवान उसको कुछ सिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं माधव की ज़िंदगी में कि माधव को ये बात समझ में आ जाए कि जिसने आपका साथ दिया, मैंने आशीर्वाद के रूप में तुझे कुछ दिया और तूने उसकी कदर नहीं की। माधव के दोनों बड़े भाई माधव के उस सोशल मीडिया को हैक कर लेते हैं, उसके फ़ोन से उसकी आईडी का पासवर्ड चेंज कर देते हैं, आईडी का नाम चेंज कर देते हैं, सारे माल को चोरी कर लेते हैं, और जिनका भी कॉल या मैसेज माधव के बड़े भाइयों के पास आता है वो ये कहते हैं कि माधव से हमने कंपनी खरीद ली है, अब हम इस कंपनी के मालिक हैं। माधव बहुत कोशिश करता है अपने फ़ोन से अपने उस चैनल को ठीक करने का कि मुझे कैसे भी पता चल जाए, मेरा इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उनके भाइयों को ये बात समझ में नहीं आती है और उनके भाई उसको धोखा दे चुके होते हैं। माधव बहुत परेशान हो जाता है, रोते हुए अपने पिता के पास जाता है, अपने दोनों भाइयों के पास, माँ के पास जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है?
माधव के बड़े भाइयों ने और पिता ने कहा कि तू हमारे ही घर में रहता है और तू हम ही से ये बात छुपा के रखी तूने, तो आज के बाद से तू इस बिजनेस को नहीं करेगा, ये हम संभालेंगे, तुझे जो कुछ और करना है तू कर ले, तू नौकर है, नौकर के ही लायक काम कर, तुझे मालिक बनने की जरूरत नहीं है। माधव बहुत परेशान हो जाता है, उसे घर छोड़ने की भी धमकी मिल जाती है माधव को कि तुझे घर से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन माधव जाए कहाँ। माधव अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। ऐसे ही फिर माधव रात हो जाती है, खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाता है और खाटू श्याम बाबा से कहता है कि बाबा मैंने ऐसा क्या किया है अपने पिता के साथ या अपने बड़े भाइयों के साथ कि मुझे इतने संकट झेलने पड़ रहे हैं, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। माधव वापस उस मंदिर से घर आता है, रोते हुए अपने घर रूम में जाता है, सो जाता है। सुबह उठता है और वापस उस बॉक्स की तरफ उसकी नज़र जाती है जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है विश्वास। माधव वापस उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में एक लाइन लिखी होती है कि जो हारता है मैं उसी के साथ खड़ा हूं, तू परेशान मत हो। माधव के सामने जब वो पर्ची पड़ती है तो माधव उस बात को सुन के, देख के, पढ़ के सोचता है कि आखिर ये कर कौन रहा है, कौन है जो ऐसा कह रहा है। लेकिन उसे एक बात का बहुत अच्छे से पता था कि हारे के हारे बाबा श्याम हमारे, ये बात पता थी उसे। इस बात का पता तो था कि ये श्याम बाबा ही कर रहे हैं, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि ये श्याम बाबा ही उसकी मदद कर रहे हैं। माधव सुबह उठता है, बाहर की तरफ निकलता है, खेत की तरफ घूमता रहता है, तब तक उसके नंबर पे एक कॉल आता है कि अगर तो कुछ करना चाहता है इस दुनिया में, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो मुझसे सुबह 5 बजे आके अपने शहर के बस स्टैंड पे मिल। माधव उस फ़ोन कॉल सिर्फ इतना ही सुनता है और वो फ़ोन कॉल कट जाती है। माधव अगले दिन सुबह 5 बजे उस बस स्टैंड पे पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ ना कोई गाड़ियाँ हैं, ना कोई बस है, ना कोई आदमी है। सिर्फ चाय की दुकान पे एक आदमी बुजुर्ग खड़े हैं जो कि जिन्होंने धोती और कुर्ता पहन रखा है, सिर पे शाफा बांध रखा है, गले में एक सफ़ेद कलर का तौलिया है, वो गमछा, सुना होगा आपने, वो गमछा है, हाथ में एक लाठी है जिसके सहारे वो चल रहे होते, काफ़ी बुजुर्ग होते हैं। जैसे ही माधव उनके पास पहुंचता है, बुजुर्ग कहते हैं क्या तुम ही माधव हो? वो कहता हाँ मैं तो माधव हूँ, पर आप मुझे कैसे जानते? वो बुजुर्ग एक फ़ोटो देते हैं, दिखाते हैं माधव को, और माधव के पिता, वो बुजुर्ग और एक और कोई लेडी होती हैं जो उस फोटो में होती है। वो पूछता है माधव बुजुर्ग कि ये तो मेरे पिता हैं, ये आप हैं, ये कौन है? वो कहती है कि ये मेरी धर्मपत्नी है। तुम्हारे पिता तुम्हें इस तरीके से सिर्फ इस वजह से बोलते हैं या इस तरीके से वो तुम्हें डांटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि वो भी एक समय पे तुम्हारी तरह थे, बहुत जिद्दी, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी ऐसे ही ताने मिले और उन्होंने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि तू इतनी कोशिश मत कर। वो मेहनत करके थक गए, हार गए, उन्होंने छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि तू इतने सपने मत बांध मत सोच अपने दिमाग में, क्योंकि सपने टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो बुजुर्ग माधव से कहते हैं कि लेकिन तेरे पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक अच्छा घर और अच्छी दुकान बनाई है, और तेरे इस बिजनेस को ठीक करने में मैं तेरी मदद करूँगा। वो बोलते हैं कि माधव पूछता है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने तेरे बारे में बाजार में पता किया, मुझे तेरे बारे में बाजार से पता चला कि लोग कहते हैं कि माधव कम पैसे कमाता है लेकिन बहुत ही विश्वास का आदमी है। माधव कभी भी विश्वास नहीं तोड़ता है। माधव इसी विश्वास, बहुत लोगों से मैंने तेरे बारे में सुना, तू अच्छा सामान देता है, अच्छा माल देता है लोगों, और विश्वास से ही बिजनेस बड़े बनते हैं, विश्वास से ही लोग आपके नाम को जानते हैं। मैं तुझे एक ऑर्डर देना चाहता हूँ, तूने अगर ये ऑर्डर पूरा कर दिया 1 हफ्ते के अंदर तो मैं तुझे इससे भी बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला हूँ।
माधव को समझ में नहीं आता है कि ये काम कैसे होगा। माधव के पास कोई भी जमा पूंजी नहीं होती है, सारे पैसे उसके चले गए होते हैं। लेकिन माधव के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, माफ़ कीजिए 2 चीज़ होती है। एक उसका बनाया हुआ विश्वास और एक खाटू श्याम बाबा। माधव वहाँ से तुरंत निकलता है, खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाता है, अपने मन की सारी बात बताता है उनसे और वहाँ से वापस आ जाता है। घर बैठा रहता है। 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो बुजुर्ग माधव से फिर मिलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, काम चल रहा है? माधव उनसे अपनी सारी बात बताता है कि मैं कहाँ से माल की व्यवस्था करूँगा। मैंने अपने पिताजी से बोल के देख लिया, मैंने अपने भाइयों से बोल के देख लिया कि वो मुझे कुछ पैसे दे दें। मैं कहीं न कहीं से आपके उस माल का व्यवस्था कर दूँगा। माल बहुत बड़ा होता है, लगभग 1000 या 2000 बॉटल्स चाहिए होते हैं उनको। वो बुजुर्ग एडवांस में माधव को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये पकड़, मुझे तुझ पे विश्वास है। पूरे 2000 बॉटल्स या 1000 बॉटल्स जितने भी माल उनको चाहिए, उनका पूरा पैसा माधव को देते हैं और बोलते हैं कि मुझे 3 दिन के अंदर तू माल ला करके मेरे इस पते पर पहुंचा देना, मैं वहीं तुझे मिलूंगा। माधव निकलता है, उन बुजुर्ग को खोजता है जहाँ से वो माल उठाते हैं, वापस जाता है, माल उनको खोजता है, सारे माल इकट्ठा करता है, सबसे बात करता है, कहता है कि अगर मैंने ये ऑर्डर पहुँचा दिया तो मुझे और भी बहुत बड़ा माल मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि माधव ने वापस अपने कदम जो है बाज़ार में जमाने की कोशिश कर रहा है। वो भी उसे माधव को कम रेट में माल देने की बात करते हैं कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो हम तो तुम्हें बिना पैसे का ही दे देते, पर तुम चाहो तो हम और भी कम पैसा करके तुम्हें माल दे सकते हैं। माधव कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे माल दे दीजिए। माधव उनको पैसे देता है, उनसे माल लेता है और 7 दिन भी नहीं होते हैं, 5वें दिन ही माधव उन सारे माल को ले जा करके उन बुजुर्ग के यहाँ दे देता है। बुजुर्ग तुरंत वहीं का वहीं हाथों हाथ उस सारे माल को एक नए व्यापारी को बेच देता है और अच्छे मुनाफे में। लेकिन माधव को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, माधव को तो अपने मुनाफे से फर्क पड़ता है। जैसे ही वो माल वो बुजुर्ग बेच देते हैं, माधव को और भी बड़ा ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर होता है 10 लाख रुपए का। माधव जैसे ही उस ऑर्डर को सुनता है तो वो अब फिर से ये सोचने लग जाता है कि कैसे मैं इन सारे ऑर्डर्स को पूरा करूँगा। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं और जितना मेरे पास पैसा है उतने में तो सिर्फ मुझे लगता है 3-4 हज़ार बॉटल्स ही आएंगी। माधव फिर उन बुजुर्ग की तरफ देखता है, बुजुर्ग वापस उसे पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जा और जा करके माल लेकर के आ। लेकिन माधव उनसे कुछ दिन का समय मांगता है क्योंकि बॉटल्स बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख रुपए का माल होता है। तो माधव उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगता है कि मुझे 15-20 दिन का समय दीजिए, मैं आपको माल पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुझे माल पहुंचाना ही पड़ेगा। फिर माधव जाता है, व्यवस्था करता है, लोगों को 1-2 रुपये और बढ़ा करके माल लेने की बात करता है और कहता है कि मुझे 10 दिन के अंदर साले माल चाहिए, मैं आपको 1-2 रुपये और बढ़ा के पर बॉटल के हिसाब से माल का पैसा दिया करूँगा। लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी बहुत मेहनत करते हैं, माल बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदे में रहता है, माधव भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में। अब माधव का काम चल पड़ता है। कभी माधव का माल बिहार जाता है, कभी उत्तर प्रदेश जाता है, कभी राजस्थान, उसका माल तो राजस्थान में ही खप जाता है पहले तो। उसके बाद बिहार, झारखंड, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल, इंडिया के हर कोने में उसका माल जाता है। अब माधव की कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। उसके दोनों बड़े भाई माधव को बहुत तरीके से देख रहे होते हैं और कुछ समय के बाद माधव के बड़े भाई माधव के ऑफिस आते हैं और कहते हैं कि माधव हमें माफ़ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। हम सोचे थे कि हम इस कंपनी को बड़ा बना लेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो हुनर नहीं है, हमें अपने साथ जोड़ ले। हम कसम खाते हैं कि हम तेरे साथ कभी भी दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दे। माधव उनसे कहता है कि
मैं कौन होता हूँ जो आपको माफ़ नहीं करूँ? अगर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा तो मैं श्याम बाबा से, खाटू श्याम बाबा से इतनी चीज़ें माँगी हैं, उन्होंने मुझे निस्वार्थ दिया है। अगर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा तो शायद श्याम बाबा भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन रह जाता है इस पूरी कहानी में कि वो बॉक्स आया कहाँ से? उस बॉक्स की पर्चियाँ कहाँ से आईं? उस बॉक्स में वो जो लेटर्स थे वो कौन रख रहा था? माधव अपने घर पहुंचता है, अपने पिता से उस बॉक्स के बारे में वापस पूछता है। तब माधव की माताजी, माधव की मम्मी उनको बताती है कि तेरे उस रूम के सामने उस बॉक्स को रखने वाले तेरे पिताजी ही थे। तेरे पिताजी ही तुझे समझाने के लिए वो नई-नई पर्चियाँ बना के उस बॉक्स के अंदर रखते थे। उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई जब तूने उस बॉक्स को अपने रूम के अंदर रख दिया। बहुत ही कोशिश की उन्होंने कि वो कैसे करके उस बॉक्स के अंदर कुछ तुझे समझाने के लिए कुछ लिख दिया करके। माधव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। माधव सोचता है कि उसके पिता उससे नफ़रत करते हैं, लेकिन वही पिता जो उससे नफ़रत करते थे, उसके आगे बढ़ने में, उसे रास्ता दिखाने में उन्हीं पिता का हाथ था। श्याम बाबा के दर पे पहुंचाने में उसी पिता का हाथ था। जब श्याम बाबा के दर पे वो पहली बार पहुंचा था, उसके पिताजी उसका कान पकड़ के उसे वापस लेके आए थे। उसी समय उसे समझ में आ गया था, उन्हें समझ में आ गया था कि ये हार चुका है, तभी श्याम बाबा के दर पर आया है और अब इसे हारने नहीं देना है। मुझे बहुत लेट हो गया श्याम बाबा के दर पे आने में, लेकिन मैं अपने बेटे को हारने नहीं दूंगा। माधव, माधव के पिता, माधव के दोनों बड़े भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं, रोने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत माफ़ी मांगते हैं। पिता भी अपने पुत्र से माफ़ी मांगते हैं और अब माधव के पास जितना बड़ा घर था उससे दुगुना बड़ा घर है। जितनी बड़े जूते चप्पल की दुकान थी उससे कई गुनी जूते चप्पलों की दुकान है और कई जगह पर उनकी दुकान है। माधव का खुद का बिजनेस है। अभी तक तेल का था, अब बहुत सारे बिजनेस करते हैं माधव। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मैं इस कहानी में क्या सुधार सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।